जीवनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इस गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, भोला बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन काम करने के लिए भोला सुबह सुबह ही अपने खेत पर पहुंच जाता है। भोला के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। भोला जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है कि उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई नहीं आया है। भोला आश्चर्य में पड़ जाता है, ये क्या, अब तक कोई काम करने क्यों नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेतों का काम तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर भोला अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी मंगला उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, सुनिए जी, आओ आकर खाना खा लो। मंगला की आवाज सुनकर भोला को समझ आता है कि दोपहर हो गई है, और वो कहता है, अरे ये क्या, दोपहर हो गई, समय का तो मुझे पता ही नहीं चला। चलो, अब मंगला खाना लेकर आ ही गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। भोला मंगला के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी मंगला कहती है, क्या हुआ जी, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता मंगला, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई है। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने के लिए? वही तो, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी होती है तब आते हैं, और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई न कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। भोला को इतना परेशान देखकर मंगला उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ मंगला, पर यह कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं न कहीं से कोई न कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। आप निराश मत होइए, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं मंगला, यह समय कब आता है। भोला को खाना खिलाकर मंगला वहाँ से चली जाती है, और भोला फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। भोला अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बगल वाले खेत का मालिक
सोहन आता है। भोला को काम करते देखकर सोहन उसे आवाज लगाता है, अरे भोला भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने के लिए। भोला कहता है, जल्दी जल्दी कैसे सोहन भाई, दोपहर हो चुकी है। तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही खेत पर जाता हूँ। तुम्हें क्या हुआ भोला भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे भोला भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? भोला कहता है, अब किस्मत को कोसो नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आ गई थी, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं आया तो दिन प्रतिदिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। सोहन बोला, भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा, पर मैं तो अपनी किस्मत को नहीं कोस रहा हूँ। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। सोहन की बात सुनकर भोला बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। भोला भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? भोला सोहन का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद सोहन के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। सोहन भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे मिली है, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। सोहन बोला, देखो भाई, वह पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। भोला बोला, सोहन भाई, खेती के अलावा क्या करूं? सोहन बोला, भाई मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। भोला ने कहा, ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। भोला ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। भोला अपने खेत का काम करके सोहन के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोहन को काम करते देखकर मन ही मन सोचता है, सोहन भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। भोला कहने लगा, सोहन भाई, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, भोला भी सोहन के साथ उसके काम में मदद करने लगता है। भोले के मदद करने की वजह से सोहन के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। और फिर सोहन बोला, धन्यवाद भोला भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। भोला ने कहा, धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों लोग वहाँ से सोहन के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते
दोनों सोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। पर घर में जाने से पहले सोहन भोला को बाहर ही रोक कर कहता है, भोला भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना ये राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वे तुम किसी और को नहीं बताओगे। सोहन की यह बात सुनकर भोला थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना सोहन भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वे घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे भोला भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। भोला थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर फिर भी वह सोहन के साथ उसके घर में जाता है। भोला सोहन की बातों से थोड़ा परेशान तो था, परंतु सोहन के घर के अंदर का साजो सामान देखकर भोला की परेशानी और बढ़ जाती है और वे सोचता है, बाप रे बाप, इतना सारा सामान। भोला कहता है, सोहन भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। भाई, अभी तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सोहन की बातें सुनकर भोला की बेचैनी बढ़ने लगती है और वो कहता है, सोहन भाई, तुम मुझे वह दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो सामान लाकर तुम्हें दिखाता हूँ। सोहन वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और भोला उसका वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में सोहन अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। भोला बोरी देखकर पूछता है, सोहन भाई, यह क्या लाए हो आप? सोहन बोला, भाई, इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस बोरी में? सोहन उसे वे खोलकर उसमें रखी चीज दिखाता है। भोला कहता है, सोहन भाई, यह क्या? यह तो चावल हैं। सोहन बोला, भोला भाई, यह कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं, यह मैंने चीन से मंगवाए हैं। भोला बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगवाए, और ये चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? सोहन बोला, भाई, मैंने जैसा कहा था, यह कोई मामूली चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर पर साजो सामान देख रहे हो, यह सब इसकी बदौलत ही आया है। भोला हैरान होकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाई, यह कोई जादुई चावल है क्या? सोहन बोला, हाँ भाई, कुछ वैसा ही समझो। जैसे कि तुम जानती हो, हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इन चीन से लाए चावल के दानों को मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। भोला को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह बोला, सोहन भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग हैं थोड़े। सोहन बोला, हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं, बनाए जाते हैं। भोला चौंक कर बोला, यानी ये चावल नकली हैं? सोहन बोला, हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, पर इनको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये नकली चावल हैं, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भोला बोला, भाई, पर यह तो गलत है। ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। सोहन बोला, हाँ, तो उसमें हमें क्या, हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं, हम दूसरों की क्यों सोचें।
जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? भोला बोला, नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। भोला भाई, एक बार फिर से सोच लो, ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। तुम्हारे खेत में कितनी भी फसल उगे, कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि बाकी का ये चावल के दाने संभाल लेंगे। भोला कहता है, नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। भोला सोहन के घर से निकल जाता है। भोला फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते भोला परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब क्या करूं मैं, अपने नसीब को कोसूं या नहीं। कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नया रास्ता मिल जाएगा जो मेरी किस्मत को बदल देगा, पर आखिर हुआ वही। फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहूंगा? भोला परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और भोला को इतना परेशान देखकर साधु बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो, कोई तकलीफ है क्या? भोला साधु बाबा को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। साधु बाबा बोले, बेटा, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भोला साधु बाबा की यह बात सुनकर सोचने लगता है, मैं इतना परेशान हूँ और अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार साधु बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वह कोई उपाय बता दें। भोला कहता है। साधु बाबा बोले, क्या सोच रहे हो बेटा, बोलो क्या परेशानी है? भोला कहता है, एक परेशानी तो है साधु बाबा जी, मैं अपनी किस्मत से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वे मेरा साथ कभी नहीं देती है। साधु बाबा बोले, क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? भोला बोला, बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है और कभी किसी साल फसल अगर बच गई तो उस साल मंडी में फसल के दाम कम हो जाते हैं। साधु बाबा बोले, बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? साधु बाबा, मेरे पुरखे किसानी ही करते आ रहे हैं, फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। साधु बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी घर परिवार है, मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोच कर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना, तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो
शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचे तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा, मेरे अगल बगल वाले में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं साधु बाबा, मैं वे रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वे सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वे जो तुम्हें सही नहीं लग रहा? बाबा की यह बात सुनकर भोला सोचता है, अब क्या करूं? पापा को सोहन भाई वाली बात बता दूं कि किस तरह वे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता देता हूँ, पर सोहन भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वे मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। भोला कहता है, साधु बाबा, मेरी जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना। भोला सारा किस्सा साधु बाबा से बोलने लगा। तो साधु बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनका भी खेती का काम है जो हर साल मेरी तरह कुछ न कुछ कारणों से खराब हो जाती थी। तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है, बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। साधु बाबा बोले, ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे हुए अनाज से? भोला बोला, साधु बाबा, उन्होंने चीन से चावल मंगवा लिए हैं और वे उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वे बहुत पैसे कमा रहे हैं। साधु बाबा बोले, हाँ तो बेटा, इसमें क्या गलत है? तुम भी चीन से चावल मंगवा लो और उनकी ही तरह चावल बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं, वो चावल जो वो चीन से मंगवाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है। भोला की यह बात सुनकर साधु बाबा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है, यानी वे नकली चावल होते हैं। हाँ बाबा, वे चावल नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है। बेटा, पर ये नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। बाबा बोले, वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने अच्छा किया वे रास्ता नहीं चुना, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा भी हो जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ साधु बाबा, मेरा भी परिवार है, अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो कल को मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। साधु बाबा, अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत को कैसे बदलूं? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा ना बाबा। बेटा, तुम एक काम करो, फिर मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुमने कहा ना तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उन्हें जाकर ये चीन के चावल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया, पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, मैंने किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा। बेटा, तो तुम एक बार उनसे पूछ कर देखो, उनका इस बारे में क्या कहना है, फिर कल सुबह तुम मुझे बताना। यही पास में
मेरी कुटिया है, वहीं आकर मुझे बताना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह ही मिलता हूँ। फिर क्या था, भोला वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। भोला घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी मंगला को आवाज लगाकर कहता है, मंगला, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। भोला की आवाज सुनकर मंगला वहाँ आती है और कहती है, आप बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मंगला, तुम तो जानती हो कि हमारे खेत से हमें कुछ समय से कोई मदद नहीं मिल रही है। मंगला, आज जब तुम खेत पर मुझे खाना देकर गई थी, उसके बाद मेरे साथ एक घटना घटी जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ मेरा एक किसान भाई आया और मुझे परेशान देखकर उसने मुझसे मेरे परेशान होने का कारण पूछा, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था, कुछ वैसा ही हाल उसका भी था, पर उसने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर मंगला कहने लगी, क्या बात है, कौन है वह, और आपने उससे वह तरीका क्यों नहीं पूछा? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। भोला कहने लगा, मंगला, तुम उसे मेरा एक शुभ चिंतक ही समझ लो, पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उसे अपनी समस्या बताई तो उसने मुझे उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वह रास्ता थोड़ा अटपटा है। मंगला बोली, अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है, मुझे बताइए, जरा मैं भी तो सुनूं। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती थी, वैसे ही उसकी भी हालत थी। पर अब वह चीन से चावल मंगवाता है। क्या कहा? चीन से चावल? हाँ मंगला, वो चीन से चावल मंगवाता है और फिर वह अपने पास बचे हुए चावल के दानों को उन चीन से मंगवाए चावल के दानों के साथ मिला देता है और बाजार में बेचता है। इससे उसे बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं पता चलता है कि असली चावल कौन से हैं और नकली चावल कौन से हैं। भोला की यह बात सुनकर मंगला थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। असली चावल नकली चावल का क्या मतलब है? भोला उसे समझाते हुए कहता है, मंगला, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं, बनाया जाता है और वे काफी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। तभी मंगला कहने लगी, पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो यह तो बहुत गलत बात है। अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना तो अच्छी बात नहीं है। भोला कहने लगा, मंगला, हाँ, मुझे भी ये गलत लगा, तो मैंने सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार तुम्हारी भी राय ले लेता हूँ। मंगला बोली, नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं करेंगे। धोखा करके पैसा कमाना बहुत गलत है। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। मंगला की ऐसी बातें सुनकर भोला बहुत भावुक हो जाता है और कहता है, मंगला, मुझे आज तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए, ये सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना आप, और मेहनत कीजिए। देखना, बहुत जल्दी आपको
कामयाबी मिलेगी। और फिर क्या था, मंगला की ऐसी बातों ने भोला का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह भोला साधु बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। भोला जब वहाँ पहुँचता है तो साधु बाबा की कुटिया को ढूंढने लगता है और उनकी कुटिया के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा कहते हैं, आ गए बेटा तुम। हाँ साधु महाराज जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तो बताओ, क्या तुमने वे काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? उस चीन के चावल के बारे में बात की और उसे यह भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा। पर उसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो यह तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसा नहीं कमा सकते। भोला की यह सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। साधु बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी यह समस्या दूर हो सके। हाँ बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साधु बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को खेत में छिड़क देना। फिर देखना कमाल। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबा, तो मैं चलता हूँ। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर भोला वहाँ से सीधा अपने खेत पर पहुंचकर उस पोटली में से कुछ मिट्टी खेत में छिड़क देता है और फिर सोचता है, चलो अब मिट्टी तो छिड़क दी, बीजों को भी छिड़क देता हूँ। भोला सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। घर जाकर भोला अपनी पत्नी मंगला को सारी बात बताता है और उसे वो बची हुई मिट्टी की पोटली को संभाल कर रखने के लिए कहता है। मंगला उस मिट्टी की पोटली को संभाल कर रख देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और भोला रोज खेत पर जाकर अपने खेत का जायजा लेता था कि उसमें फसल कैसी हो रही है। कुछ ही समय में भोला का खेत पूरा हरा भरा हो चुका था, जबकि उसके अगल बगल वालों के खेत उतने हरे भरे नहीं थे। यह देखकर भोला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर साधु बाबा की बात सही साबित हो चुकी थी। भोला सोचता है, इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर मंगला की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। इस तरह भोला और मंगला के नेक दिली ने उनकी बदकिस्मती को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को कोसना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। जब हम दूसरों का बुरा नहीं अच्छा सोचते हैं तो भगवान हमारी किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करते हैं। नेकी का फल एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।